नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या होता है जब। देखिए दोस्तों, हमेशा बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। एक हमें क्या होता है जब पूछता है और एक हमारा होता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम आज आप सभी लोगों को बताएंगे कि क्या होता है जब इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाती है। जब किसी की क्रिया किसी भी के साथ कराई जाएंगी तो क्या होता है जब, वही हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है जब टॉपिक से हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारा यह वीडियो जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। यानी कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है या फिर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, यह हमारा कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो देखिए दोस्तों, क्या बन जाएगा हमारा CH3CO CH3 प्लस में CaCO3 हमारा निकल जाएगा। यानी कि हमारा एसीटोन प्राप्त हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो एसीटोन बनता है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, एसीटोन बनता है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला हो जाता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca को जब हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा CH3CO CH3 प्लस में CaCO3 हमारा निकल जाएगा। यानी कि एसीटोन प्राप्त हो जाएगा और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। एसीटोन को दोस्तों हम प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। इसका अगर आईपीएससी नाम पूछे एसीटोन का तो हम प्रोपेनोन बता सकते हैं। एसीटोन का आईपीएससी नाम प्रोपेनोन हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों से पूछा बोर्ड एग्जाम में कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो एसीटोन बनता है। देखिए दोस्तों, यही हमारा जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो हमारा कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस CH3COO का होल ट्वाइस Ca। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CH3COO का होल ट्वाइस का मतलब है कि कैल्शियम, जो यहाँ पे एसीटेट हमारा है कैल्शियम को छोड़कर, और जो हमारा एसीटेट है हमारा दोगुने में है। तो कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसको जब हम गर्म करेंगे तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं CH3COO हमारा CH3COO, ऐसे दो बार है। मतलब जो यहाँ CH3COO का होल ट्वाइस है यह हमारा दोगुने में है। यानी कि CH3COO। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। यहाँ से CH3, देखिए CH3 हमारा एक साथ हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा एसीटोन CH3COCH3। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बचा, यहाँ पे C है और यहाँ CO3 हो जाएगा। हमारा एसीटोन बन गया। और प्लस में हमारा बचा क्या है, CaCO3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस में CaCO3। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एसीटोन का फार्मूला है तो इसके नीचे हम लिख देंगे एसीटोन। देखिए दोस्तों, समीकरण बनाते समय आप लोग को जिनका फार्मूला पता हो और उसका नाम भी आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। तो यहाँ हमारा एसीटोन है और यहाँ हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। तो हम जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करेंगे तो एसीटोन बनेगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये पहला क्वेश्चन था कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। तो हमने आप लोग को बताया कि जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca। इसी को जब हम गर्म करेंगे तो देखिए दोस्तों, बन जाएगा एसीटोन
CH3CO CH3 और प्लस में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा CaCO3। तो हमारा एसीटोन बन जाएगा और प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होगा। तो यह हमारा एसीटोन का फार्मूला है, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए, CH3CO CH3। कभी कभी वैकल्पिक क्वेश्चन में हमें एसीटोन का फार्मूला पूछ देता है। और दोस्तों यदि इसका आईपीएससी नाम पूछे तो आप लोग बताएंगे इसका आईपीएससी नाम प्रोपेनोन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब कार्बन की संख्या जितना हो तो हम कैसे करेंगे। 1 रहने पर मेथेन होता है, 2 रहने पर एथेन, 3 पे प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन, 6 पे हेक्सेन, 7 पे हेप्टेन, 8 पे ऑक्टेन, 9 पे नोनेन, 10 पे डेकेन। हमने 10 तक आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए प्रोपेन होता है और सीयू है कीटोनी समूह है। कीटोनी समूह के कारण हमने आप लोगों को बताया कि ओन जुड़ेगा तो यहाँ पे इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या होता है जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है तो दोस्तों यह वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है कि सुक्रोज का किण्वन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। और यह हमेशा ही 5 नंबर की पूछा जाता है। यह क्वेश्चन जो हमारा दूसरा दिया है यह 5 नंबर की आता है। तो क्या हमारा है कि क्या होता है जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। देखिए दोस्तों सुक्रोज का जब किण्वन किया जाता है तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसकी क्रिया हमें दो चरणों में होगी। तो सुक्रोज का किण्वन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। तो आइए दोस्तों हम आप लोगों को यह अभिक्रिया समीकरण की सहायता से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों सुक्रोज का हमारा फार्मूला हो जाएगा C12H22O11 C12H22O11 प्लस में इस सुक्रोज की क्रिया हम जल के साथ कराएंगे। C12H22O11 यानी कि यह हमारा चीनी यानी कि सुक्रोज का फार्मूला है। इसकी क्रिया हम जल के साथ कराएंगे और इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। जब देखिए दोस्तों जब चीनी की क्रिया यानी कि जब हम सुक्रोज की क्रिया जल के साथ इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा प्राप्त होगा देखिए दोस्तों ग्लूकोज बनेगा और हमारा फ्रैक्टोज बन जाएगा C6H12O6 प्लस में C6H12O6। यह हमारा ग्लूकोज हो जाएगा या फ्रैक्टोज हो जाएगा। तो हमारा यही प्राप्त होगा जब हम सुक्रोज का किण्वन कराएंगे। C12H22O11 की क्रिया हम जल के साथ कराएंगे और इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। तो दोस्तों हमारा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बन जाएगा। तो बन जाएगा ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और दोस्तों यही हमारा फ्रैक्टोज का भी फार्मूला होता है। फिर देखिए दोस्तों अब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे। ग्लूकोज की क्रिया जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा बन जाएगा 2C2H5OH। 2 गुने में एथिल एल्कोहल बन जाएगा और हमारा 2 गुने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों पहले हम चीनी की क्रिया यानी कि सुक्रोज की क्रिया जल के साथ कराएंगे। पहले जब हम सुक्रोज की क्रिया जल के साथ कराएंगे वो भी इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। तो जब हम इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C6H12O6 प्लस में C6H12O6 हमारा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बन जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे। जब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेस नामक एंजाइम के साथ कराएंगे तो दोस्तों 2 गुने में एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन कहा था कि क्या होता है जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि जब भी सुक्रोज का किण्वन किया जाएगा तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों सुक्रोज का किण्वन किया जाएगा तो हम आप लोगों को एक बार समीकरण फिर से बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले हमने आप लोगों को बताया कि सुक्रोज की क्रिया हम जल के साथ करेंगे। तो सुक्रोज का फार्मूला हमारा हो जाएगा C12H22O11। यह हमारा सुक्रोज है और प्लस में हम इसकी क्रिया जल के साथ कराएंगे और इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इन्वर्टेज हमारा एंजाइम है। तो इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जब हम सुक्रोज की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमारा बनेगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। देखिए दोस्तों हमारा बन जाएगा C6H12O6 प्लस में C6H12O6। देखिए दोस्तों यह हमारा ग्लूकोज है, आप लोग नीचे इसके लिख लेंगे नाम। यह हमारा ग्लूकोज है
और यह दूसरा वाला हमारा फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज। तो आप लोग दोनों जगह लिख लीजिए, यह हमारा ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, यह हमारा फ्रैक्टोज। यानी कि जब हम सुक्रोज की क्रिया पहले जल के साथ कराएंगे इन्वर्टेड नामक एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमारा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त होगा। फिर अब दोस्तों हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे। फिर देखिए दोस्तों, हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे, जब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ से हमारा 2 गुने में एथिल एल्कोहल बन जाएगा 2C2H5OH। 2C2H5OH प्लस में 2 गुने में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर हम जब ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे, जब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो 2 गुने में हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा था कि क्या होता है जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी सुक्रोज का किण्वन किया जाएगा तो इस क्रिया में एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो पहले हमने सुक्रोज की क्रिया जल के साथ कराया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यह हमारा सुक्रोज का फार्मूला है, C12H22O11 हमारा सुक्रोज या सुक्रोज का फार्मूला है। तो हो जाएगा प्लस में इसकी क्रिया हम जल के साथ कराएंगे वो इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हमारा बन जाएगा C6H12O6 प्लस में C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा बन जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, अब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 2 गुने में एथिल एल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यह हमारा एथिल एल्कोहल का फार्मूला है। यह देखिए दोस्तों, हमारा एथिल एल्कोहल का यह फार्मूला है C2H5OH, यह एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सुक्रोज का किण्वन अभिक्रिया समझ में आया होता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हमें सिर्फ यह पूछ लेता है कि सुक्रोज की किण्वन अभिक्रिया लिखिए, सुक्रोज की किण्वन अभिक्रिया के बारे में लिखिए। तो दोस्तों, जब भी सुक्रोज की किण्वन अभिक्रिया पूछे तो आप लोग यही दोनों स्टेप में जरूर लिखिएगा और यह एंजाइम की उपस्थिति लिखना ना भूलिएगा। पहली बार में हमारा जब होता है सुक्रोज की जल के साथ क्रिया तो इन्वर्टेड नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। फिर दूसरी बार में जब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में करेंगे तो हमें 2 गुने में एथिल एल्कोहल बनेगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या होता है जब सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। जब सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जब सोडियम धातु पानी के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम धातु जब पानी के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 गुने में सोडियम लिया है 2Na प्लस में 2H2O, तो हमारा बन जाएगा 2NaOH प्लस में H2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। यानी कि जब सोडियम धातु की पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा पूछा है कि सोडियम धातु जब पानी के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे 2 गुने में सोडियम लिया है 2Na और इसकी क्रिया हमने जल के साथ कराया यानी कि पानी के साथ, तो 2Na हो जाएगा प्लस में 2H2O, 2Na प्लस में 2H2O। अब देखिए दोस्तों, इसी की क्रिया हमें करनी है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2NaOH, 2 गुने में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और प्लस में हमारा H2 गैस बाहर निकल जाएगा। 2NaOH हो जाएगा प्लस में H2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जब भी पूछे कि क्या होगा जब सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करेगा या सोडियम धातु की पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन क्या लिया है 2Na प्लस में 2H2O, 2Na प्लस में 2H2O। तो देखिए दोस्तों, जब 2Na 2H2O के साथ क्रिया करेगा तो हमारा बन जाएगा 2NaOH प्लस में H2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यह अभिक्रिया हमारा संपूर्ण हुआ, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या होता है जब मीथेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करता है। मीथेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री पर क्रिया करता है तो क्या बनता है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन कहा है कि क्या होता है जब मीथेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराई जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब मीथेन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें नाइट्रोमेथेन बनता है, नाइट्रोमेथेन बनेगा। देखिए दोस्तों, यही हमारा है, मीथेन गैस जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हो जाएगा मीथेन गैस का हमारा फार्मूला हो जाएगा CH4 प्लस में नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। अब दोस्तों, यही हमारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही क्रिया करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बना है नाइट्रोमेथेन बन जाएगा। तो हो जाएगा हमारा यहाँ से CH3NO2 प्लस में हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्रोमेथेन का फार्मूला हो जाएगा CH3NO2 और प्लस में हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, जब हम मीथेन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, जब मीथेन गैस की क्रिया 400 सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं, तो दोस्तों हमें नाइट्रोमेथेन प्राप्त होगा। यानी कि जब CH4 प्लस में HNO3 की आपस में क्रिया होगी तो बन जाएगा CH3NO2 प्लस में H2O प्लस में हमारा H2O गैस बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब मीथेन की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे, मीथेन की क्रिया हमारा मीथेन का फार्मूला है, CH4 मीथेन का फार्मूला है और HNO3 हमारा नाइट्रिक अम्ल है, तो मीथेन हो जाएगा और यह HNO3 हमारा नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। तो देखिए दोस्तों, जब मीथेन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति पर करेंगे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति पर करेंगे तो हमारा नाइट्रोमेथेन बन जाएगा। तो यह हमारा नाइट्रोमेथेन का फार्मूला है CH3NO2, यह हमारा नाइट्रोमेथेन का फार्मूला है, नाइट्रोमेथेन, और प्लस में हमारा जल बन जाएगा, जल हमारा बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोमेथेन हमें प्राप्त होगा। जब मीथेन गैस की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे तो दोस्तों जब हम मीथेन गैस की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति पर, तो हमारा बन जाएगा CH3NO2 यानी कि नाइट्रोमेथेन बन जाएगा, प्लस में हमारा जल बाहर निकल जाएगा। तो हमें यही क्वेश्चन अगला कहा था कि क्या होगा जब नाइट्रिक अम्ल के साथ मीथेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करेगा। तो दोस्तों, हमने आप लोग को बताया कि जब मीथेन गैस नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करेगा तो नाइट्रोमेथेन बन जाएगा और प्लस में हमारा जल बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है कि टाई स्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। क्या होता है जब टाई स्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यह अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें पूछ सकता है कि साबुन बनाने की विधि बताइए, पूछ सकता है कि साबुन बनाने की विधि। तो दोस्तों, यह साबुन बनाने की हमारी विधि भी है। यदि ऐसे ना पूछे कि क्या होता है जब टाई को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, यह ना पूछकर हमें पूछे कि साबुन बनाने की विधि लिखिए, तो दोस्तों साबुन बनाने की विधि में आप इसी समीकरण का यूज करेंगे। और यह दोस्तों समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि साबुन बनाने की विधि लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हम इसको आप लोगों को बताते हैं कि टाई जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है या कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जब टाई की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, के साथ करेगा तो हमारा ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। तो देखिए दोस्तों, टाई का फार्मूला हो जाएगा CH2CO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35। यह हमारा टाई का फार्मूला है। CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35 और प्लस में हम 3 गुने में सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करेंगे, यानी कि 3 गुने में हम कास्टिक सोडा लेंगे, प्लस में हमारा हो जाएगा 3NaOH। तो दोस्तों, जब हम टाई की 3 गुने में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो हमारा ग्लिसरॉल और साबुन बनेगा। तो हमारा बन जाएगा 3 गुने में साबुन, तो हो जाएगा 3C17H35 COONA 3C17H35 COONA और प्लस में हमारा ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा CH2OH CHOH
CH2OH। तो यह हमारा ग्लिसरॉल का फार्मूला हो जाएगा और यह हमारा साबुन का फार्मूला है। तो देखिए दोस्तों, जब ट्राई स्टीरीन की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम आप लोगों को समीकरण एक बार फिर से बता देते हैं कि जब हम ट्राइस्टीरीन की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा समीकरण कैसे बनेगा और क्या क्या बनेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यह जो हमारा समीकरण पूछा गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। जब हम ट्राइस्टीरीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या कैसे हमारा समीकरण बन जाएगा। जब हम ट्राइस्टीरीन की क्रिया करेंगे तो हमारा ट्राइस्टीरीन का फार्मूला हो जाएगा CH2COO C17H35 CH2COO C17H35। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से CHCOO C17H35। फिर हो जाएगा CH2COO C17H35। और इसी की क्रिया हम 3 गुने में सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस के साथ करेंगे। 3 प्लस में हो जाएगा 3 यानी OH। इसी के साथ देखिए दोस्तों, जब क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा। तो हमारा सोडियम हमारा जब देखिए दोस्तों ट्राइस्टीरीन क्रिया, जब ट्राइस्टीरीन की क्रिया 3 गुने में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगी तो हमारा साबुन बनेगा और हमारा ग्लिसरॉल बनेगा। साबुन बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारा 3 गुना में COO और C17H35 है, यहाँ यानी के साथ क्रिया करके हमारा साबुन बनाएगा। यहाँ से जो हमारा है, यहाँ से यह निकल जाएगा सारा हमारा, यह इतना हमारा यानी के साथ क्रिया करके हमारा साबुन बना लेगा। COO C17H35 यह हमारा 3 गुने में सोडियम के साथ क्रिया करके साबुन बना लेगा। फिर उसके बाद जो हमारा 3 गुने में बचेगा OH और CH2OH, यह हमारा इसके साथ जुड़कर OH हमारा एक बार CH2 के साथ जुड़कर, एक बार CH के साथ जुड़कर, एक बार CH2 के साथ जुड़कर हमारा ग्लिसरॉल बना लेगा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 3 गुने में हो जाएगा, हम लिखेंगे 3C17H35। 3 गुने में C17H35 COO यानी। अब प्लस में हमारा क्या बन जाएगा। प्लस में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा CH2 बचा है और यहाँ पे 3 OH बचा है। तो एक बार CH2OH के साथ करेगा क्रिया, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। फिर हमारा हो जाएगा CHOH। फिर हमारा हो जाएगा CH2OH। हमारा यही बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा बन जाएगा कि 3 गुने में हमारा यह साबुन का फार्मूला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साबुन, इसको यह हमारा साबुन का फार्मूला है। C17H35 COO यानी यह हमारा साबुन का फार्मूला है। और जो यह CH2OH CH2OH बना है, यह हमारा ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ग्लिसरॉल, देखिए दोस्तों, ग्लिसरॉल का फार्मूला पूछेगा तो आप लोग बता दीजिए CH2OH CHOH CH2OH, यह हमारा ग्लिसरॉल का फार्मूला है। और हमें 3 गुने में साबुन प्राप्त हो जाएगा। 3 गुने में साबुन की प्राप्ति होगी। हमें क्वेश्चन में कहा था कि क्या होगा जब ट्राइस्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। जब ट्राइस्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो हमने आप लोग को बताया कि जब ट्राइस्टीरीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें साबुन प्राप्त होगा और ग्लिसरॉल बनेगा। साबुन और ग्लिसरॉल बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ट्राइस्टीरीन का फार्मूला हो जाएगा CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35। यह हमारा साबुन का फार्मूला, यह हमारा ट्राइस्टीरीन का फार्मूला हो जाएगा। यह हमारा दोस्तों ट्राइस्टीरीन का फार्मूला है। अब हम इसी की क्रिया 3 गुने में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम ट्राइस्टीरीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारा यहाँ से देखिए दोस्तों, जो हमारा 3 गुने में COO C17H35 है, यह सोडियम के साथ 3 गुने में सोडियम के साथ क्रिया करके हमारा साबुन बना लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा 3C17H35 COO यानी यह हमारा 3 गुने में हाइड्रोजन सोडियम के साथ क्रिया करके साबुन बना लेगा। तो हमारा बन जाएगा 3C17H35 COO यानी यहाँ साबुन बन जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे हमारा 3 OH बचा है, यहाँ पे 3 OH बचा है, तो वह एक बार
वह एक बार CH2 के साथ लग जाएगा, एक बार CH के साथ लग जाएगा, एक बार फिर CH के साथ CH2 के साथ लग जाएगा। तो हमारा बन जाएगा प्लस में CH2OH CHOH CH2OH। तो यह हमारा गिल्सराल का फार्मूला है। देखिए दोस्तों, साबुन का फार्मूला हो जाएगा C17H35 COONA, और हमारा गिल्सराल का फार्मूला हो जाएगा CH2OH CHOH CH2OH। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा अभिक्रिया अब जाके पूरा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपको यह क्वेश्चन ऐसे ना पूछे कि हमें यह ना पूछे कि क्या होता है जब टाइस्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, यह ना पूछकर हमें पूछे कि साबुन बनाने की विधि लिखिए, तब भी आप इसी समीकरण को लिखेंगे। जब हमें पूछे कि साबुन बनाने की विधि लिखिए, तब भी दोस्तों आप इसी समीकरण को लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, हम इसमें लिख लेंगे कि यह हमारा किसका फार्मूला है। तो CH2COO C17H35 CH COO C17H35 CH2 COO C17H35, यह हमारा टाइस्टीरीन का फार्मूला है। तो हम लिख देंगे टाइस्टीरीन, यह हमारा ट्राइस्टीरीन का फार्मूला है। तो दोस्तों, यह है ट्राइस्टीरीन का फार्मूला। और यह हमारा कास्टिक सोडा आप लोग जानते हैं 3NaOH। और देखिए यहाँ पे हमें साबुन प्राप्त होगा और गिल्सराल। तो दोस्तों, यह अभिक्रिया जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए। और हमें साबुन बनाने की विधि जब भी पूछेगा, साबुन बनाने की विधि लिखिए, तब भी आप इसी समीकरण का यूज करके साबुन बना लेंगे। तो हमें यहाँ पे साबुन प्राप्त हो जाएगा 3 गुने में, और गिल्सराल भी हमें प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को साबुन बनाने की विधि अच्छे से समझ में आई होगी। साबुन बनाने की विधि अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे तैयार करना ना भूलिए कि टाइस्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एस्टिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। एस्टिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। या फिर क्या होता है जब एस्टिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। हमारा अगला दिया क्वेश्चन, क्या होता है जब एस्टिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है। तो देखिए दोस्तों, जब एस्टिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो हमारा बन जाएगा एस्टिल क्लोराइड। जब एस्टिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो एस्टिल क्लोराइड बनता है। तो देखिए दोस्तों, एस्टिक अम्ल का हमारा फार्मूला हो जाएगा CH3COOH प्लस में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला होता है PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा PCl5। तो देखिए दोस्तों, एस्टिक अम्ल जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो हमारा एस्टिल क्लोराइड बन जाएगा। तो बन जाएगा CH3COCl। CH3COCl यह हमारा एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला है। और प्लस में हमारा बन जाएगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और प्लस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, यानी कि HCl बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब एस्टिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो हमने बताया आप लोगों को, जब एस्टिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो एस्टिल क्लोराइड बनाता है। देखिए दोस्तों, जब हम एस्टिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो यह हमारा एस्टिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा CH3COOH। यह एस्टिक अम्ल है, और इसकी क्रिया जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा PCl5। यह दोस्तों हमारा एस्टिक अम्ल है, यह एस्टिक अम्ल है, यह एस्टिक अम्ल का फार्मूला है। और देखिए दोस्तों, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, पेंटाक्लोराइड आप फास्फोरस इसके आगे लिख लीजिएगा, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला है। तो देखिए दोस्तों, जब हम एस्टिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो हमारा एस्टिल क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3COCl प्लस में POCl3 बन जाएगा, और प्लस में हमारा HCl गैस बाहर निकल जाएगा। तो यह हमारा एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला है। CH3COCl एस्टिल क्लोराइड है, हम यहाँ पे लिख लेंगे एस्टिल क्लोराइड। दोस्तों, एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला यही है CH3COCl, और POCl3 हमारा है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो जो भी नहीं जानते हैं आप इसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ है हमारा फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड का फार्मूला है। और प्लस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, यानी कि HCl बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम
एसिटिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है जब फास्फोरस अम्ल की क्रिया जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो एसिटिल क्लोराइड बनाता है, एसिटिल क्लोराइड बनाता है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल को क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बहुत ही बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक नहीं है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। तो क्या होता है जब एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जब भी एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है तो यह हमारा डाई एथिल ईथर बनाता है, यह डाई एथिल ईथर बनाता है। तो दोस्तों पहले हम एथिल एल्कोहल की क्रिया कराएंगे। तो देखिए पहले एथिल एल्कोहल की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। एथिल एल्कोहल पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में। पहले एथिल एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में कराएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ से C2H5 यहाँ से HSO4 के साथ क्रिया करके C2H5 इंटू HSO4 बना लेगा, यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा और प्लस में हमारा जल बन जाएगा। देखिए दोस्तों पहले एथिल एल्कोहल की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी, एथिल एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति पर, तो हमारा बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि C2H5 इंटू HSO4 बन जाएगा, प्लस में हमारा जल बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए दोस्तों फिर हम जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो हमारा बन जाएगा डाई एथिल ईथर। तो यहाँ से बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस में हमारा H2SO4 बाहर निकल जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया C2H5OH के साथ करेंगे तो हमारा बन जाएगा C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर बन जाएगा और प्लस में हमारा H2SO4 बाहर निकल जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह भी क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों एक हमने आप लोगों को बताया कि साबुन बनाने की विधि, और एक क्या होता है कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो हमने बताया आप लोगों को जब एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, यानी कि C2H5O C2H5 बन जाएगा। तो दोस्तों एक यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए। एक जो साबुन निर्माण की विधि, साबुन बनाने की विधि, या फिर पूछेगा कि क्या होता है कि जब ट्राईस्टीरीन की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं, जब ट्राईस्टीरीन की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों जब ट्राईस्टीरीन की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है और ग्लिसरॉल बनता है। तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। तो दोस्तों यह भी क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ऐसे ना पूछिए, यदि पूछे कि साबुन बनाने की विधि बताइए तब भी आप इसी समीकरण को लिखेंगे। तो दोस्तों यह भी हमारा बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बहुत बार ही पूछा जा चुका है। और हमारा एक यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सुक्रोज का किण्वन अभिक्रिया, सुक्रोज का किण्वन अभिक्रिया, यह भी दोस्तों बहुत बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप इन तीनों को जरूर अपने कॉपी में नोट करके इन्हें बहुत अच्छे से तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इन समीकरण को दोस्तों 4 से 5 बार आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग को एकदम रट उठेगा। तो तीनों आप समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से जरूर लिख लीजिएगा। और दोस्तों यह सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तीनों जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। एक सुक्रोज का किण्वन अभिक्रिया, दूसरा हमारा साबुन निर्माण की विधि, और तीसरा जब हम एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस क्रिया में डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह तीनों है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए। और
और क्लास 10th की और महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग अब तैयारी में ज़रूर जुट जाइए, क्योंकि फरवरी महीना लग गया। तो अब फरवरी में 24 फरवरी से आप लोगों का पेपर है। तो देखिए दोस्तों, 24 फरवरी को पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है। तो हमने हिंदी में भी क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय लिखवाया है। तुलसीदास का लिखवाया है, सूरदास का, रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, जो जिन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल पे जाकर वीडियो को सर्च करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे आप लोग को बताया कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हेडिंग वाइज कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10 के सब्जेक्ट फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के साइंस में निकट दृष्टि दोष बताऊंगी और दूर दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि दोष के बारे में आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। उसमें दूर दृष्टि दोष के प्रकार भी बताऊंगी। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार ही पूछे जाते हैं। और मैं इसमें और टॉपिक को भी आज आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, आज आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 4 मार्च को पेपर में इनसे संबंधित दो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से कोई एक टॉपिक आप लोगों को जरूर पूछेगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा है निकट दृष्टि दोष। पहले आप हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पहले आप लोगों को ऐसे बता देते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो दोष रहेगा वहां की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यदि निकट दृष्टि दोष रहेगा तो हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और दूर की नहीं दिखाई देगा। और यदि दूर दृष्टि दोष रहेगा तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो दोष रहेगा वहां की वस्तु हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों, हमारा पहला है निकट दृष्टि दोष। आप लोग हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष, तो इसमें लिखिएगा कि वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार की दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया कि जो दोष रहेगा वहां की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमने पहला लिया है निकट दृष्टि दोष। तो हमने बताया निकट दृष्टि दोष रहेगा तो हमें निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और जब दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की नहीं, यानी कि जो दोष रहेगा वहां की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। दोष में यही एक पहचान होता है, आप लोग इसे जरूर पहचान लीजिए कि जो दोष रहेगा वहां की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का परिभाषा हो जाएगा कि वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दोस्तों, आप लोग हेडिंग डालेंगे निवारण, यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या करेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का निवारण है कि हम निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। और अवतल लेंस वह लेंस होता है जिसके बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो दोस्तों, यदि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार के
लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में आप लोग लिखेंगे कि हेडिंग डाल लीजिए दूरदृष्टि दोष। इसमें लिखेंगे वह दोष जिसमें व्यक्ति को, दोस्तों अगली हेडिंग रहेगी दूरदृष्टि दोष। इसमें लिखेंगे वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों हमने आप लोग को बताया कि जो दोष रहेगा वहां की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दोस्तों हम हेडिंग डालेंगे कि दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे निवारण। तो देखिए दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। हमने आप लोग को बताया कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों दोनों जो दोष है इनसे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोनों दोष को जरूर तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो हमने आप लोग को बताया कि जो दोष रहेगा वहां की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। यदि निकट दृष्टि दोष पूछागा तो आप बताएंगे निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और दोस्तों यदि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए पूछे कि कौन से चश्मे का प्रयोग करेंगे तो हम निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। और देखिए दोस्तों एक और हमारा दोष होता है जरा दृष्टि दोष। वह कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को ना नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो उस प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और उसके निवारण के लिए हम अवतलो उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, यानी कि जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के चश्मे मिले हों उसी का हम उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को ना ही नजदीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा हमें लिखना है। तो दोस्तों यह भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस पर भी इम्पोर्टेंट का लगा लीजिए। नेत्र की समंजन क्षमता, तो इसमें लिखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने तथा बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए दोस्तों नेत्र की समंजन क्षमता का परिभाषा हो जाएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने तथा बढ़ाने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने तथा घटाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसको हम आप लोगों को कल बताएंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला अभिक्रिया हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित या फिर विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इस प्रकार की अभिक्रिया में कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा जैसे Fe+ में CuSO4 आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कॉपर सल्फेट में से सल्फेट आयरन से क्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेगा।
तो Fe प्लस CSO4 की जब क्रिया होगी तो बन जाएगा FeSO4 प्लस में Cu। तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ इसमें SO4 जो हमारा अधिक क्रियाशील है, यह आयरन के साथ क्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेगा, तो हमारा बन जाएगा FeSO4 प्लस में Cu। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा Fe प्लस में CuSO4। तो दोस्तों, जब हम क्रिया कराएंगे बन जाएगा FeSO4 प्लस में Cu। हमारा दूसरा है जैसे Zn प्लस में CuSO4, Zn प्लस में CuSO4। तो देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट हमारा जिंक के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस में Cu। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। अगला अपक्रिया हमारा है वियोजन अपक्रिया। तो दोस्तों, इसमें लिखेंगे हम, इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं। इस अपक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वियोजन अपक्रिया का हमारा उदाहरण हो जाएगा CaCO3। तो CaCO3 देखिए हमारा टूट जाएगा CaO प्लस में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा। तो वियोजन अपक्रिया का परिभाषा ही होता है कि इस अपक्रिया में अपकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब CO3 की क्रिया होगी तो यह टूट जाएगा CaO प्लस में CO2, और जब हम CaCO2 को गर्म करेंगे तो पुनः हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब किसी भी पदार्थ से पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया में मतलब कि जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित उपयोग भी हमारा बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे नंबर 1, अवतल दर्पण के उपयोग में नंबर 1 लिखेंगे, टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। और हमारा नंबर दूसरा हो जाएगा, मोटर का रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। मोटर कार, रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होगा, नंबर 1 हो जाएगा, टेबल लैंप की शेडो में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टेबल लैंप की शेडो में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा हमारा हो जाएगा, मोटर कार, रेलवे इंजन तथा सर्च लाइट के लैंपों में भी परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। हमें उत्तल दर्पण के भी दो उपयोग लिखना है। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नंबर दूसरा हमारा हो जाएगा, मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाशिक केंद्र। तो इसमें लिखेंगे, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली या जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा हो जाएगा कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा होता है कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है जीव विज्ञान से संबंधित। तो इसमें क्या पूछा है, मृतोपजीवी और परपोषी पोषण में की परिभाषा लिखिए। मृतोपजीवी और परपोषी पोषण की
परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों आप पहले हेडिंग डालेंगे मृतोपजीवी, पहले हेडिंग डालेंगे मृतोपजीवी, तो इसमें लिखेंगे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जीव द्वारा भोजन प्राप्त करना मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जीव द्वारा भोजन प्राप्त करना मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। देखिए दोस्तों, मृतोपजीवी क्या होता है कि जिसमें सड़े गए कार्बनिक पदार्थों से जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और फिर हम देखेंगे परपोषी पोषण, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे परपोषी पोषण। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखेंगे भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर रहना परपोषी पोषण कहलाता है। भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर रहना परपोषी पोषण कहलाता है। देखिए दोस्तों, मृतोपजीवी पोषण क्या होता है कि जिसमें सड़े गए कार्बनिक पदार्थों से जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिसमें जीव सड़े गए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और परपोषी पोषण क्या होता है जिसमें जीव भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। जिसमें जीव भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं तो उसे परपोषी पोषण कहते हैं। फिर दोस्तों हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है कि जाइलम तथा फ्लोएम की परिभाषित कीजिए। जाइलम तथा फ्लोएम की परिभाषा लिखिए या जाइलम तथा फ्लोएम को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों पहले आप हेडिंग डालेंगे जाइलम, तो इसमें लिखेंगे जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह वाहिकाएं काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ रेशों से बना होता है। देखिए दोस्तों, जाइलम का डिफिनीशन हो जाएगा कि जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह वाहिकाएं और काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ रेशे से मिलकर बना होता है। फिर हमारा अगला हो जाएगा फ्लोएम। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डालिएगा फ्लोएम, इसमें लिखेंगे फ्लोएम पत्तियों से बना भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। फ्लोएम पत्तियों से बना भोजन का वितरण करता है। यह चालनी नालिकाएं फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम रेशे से बना होता है। देखिए दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य होता है कि वह पौधों के प्रत्येक भाग तक जल को पहुंचाता है। जाइलम जो होता है वह इसका कार्य होता है जल का स्थानांतरण करना या पौधे के हर भाग तक जल को पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है यह पत्तियों से बने हुए खाद्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो देखिए दोस्तों, जाइलम के परिभाषा हो जाएगा कि जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह वाहिकाएं काष्ठ मृदुतक एवं काष्ठ रेशों से बना होता है। और दोस्तों फ्लोएम क्या हो जाएगा कि फ्लोएम पत्तियों से बना भोज्य पदार्थ का वितरण करता है। फ्लोएम पत्तियों से बना भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। यह चालनी नालिकाएं फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशों से बना होता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोषण से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार भी बताइए। पोषण से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। तो दोस्तों पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण। पहले हम आप लोग को पोषण बता देते हैं, पोषण की परिभाषा, फिर उसके बाद हम आप लोग को पोषण के प्रकार भी बताएंगे। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए पोषण। तो इसमें लिखेंगे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें शरीर की सभी क्रियाओं तक या शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, पोषण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया ही पोषण कहलाता है। फिर देखिए दोस्तों, आगे हमारा हो जाएगा पोषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 परपोषी पोषण। तो दोस्तों पहला आप हेडिंग डालेंगी स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में आप लोग लिखेंगे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण वह होते हैं जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से और पर्णहरिम की उपस्थिति में भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण में हम लिखेंगे पर्णहरिम के अभाव में जंतु एवं कुछ पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। देखिए दोस्तों, पर्णहरिम के अभाव में जंतु तथा कुछ पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार की पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, परपोषी पोषण क्या होता है, जिसमें जंतु और कुछ पादप पर्णहरिम के अभाव में या पर्णहरिम की कमी के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कहा था कि पोषण से आप क्या समझते हैं और पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आप लोग को पोषण की डिफिनीशन बताया। तो पोषण का डिफिनीशन हो जाएगा कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। और पोषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 परपोषी पोषण। तो देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की क्रिया के द्वारा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हम इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहेंगे। और दोस्तों, जिसमें पर्णहरिम के अभाव के कारण जंतु तथा पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को परपोषी पोषण कहते हैं, बल्कि वह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब किशमिश को जल में डालते हैं तथा अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालते हैं। क्या होता है जब किशमिश को जल में डालते हैं तथा अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब किशमिश को जल में डालने पर अंतःप्राशरण के कारण किशमिश फूल जाता है। किशमिश को जल में जब हम डालते हैं तो अंतःप्राशरण के कारण किशमिश फूल जाता है, तथा जब अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल या नमक के घोल में रखने पर बाह्य प्राशरण के कारण अंगूर पिचक जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम किशमिश को जल में डालते हैं तो अंतःप्राशरण के कारण किशमिश फूल जाता है। और जब अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल या नमक के घोल में रखते हैं तो बाह्य प्राशरण के कारण अंगूर पिचक जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार पर टिप्पणी लिखिए। संतुलित आहार पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार। इसमें लिखेंगे जिस भोजन से शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस भोजन में शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, तो इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। देखिए दोस्तों, संतुलित आहार से जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन मिले होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।